अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे अमेरिका की जानब से आज रात ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स पर होने वाले हमले जो सारे के सारे नाकाम हो गए। जी हां, आज रात अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए, बमबारी की और क्लेम किया कि हमने वहां तबाही फेर दी। 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, तीनों के ऊपर होने वाली बमबारी के बाद किसी किस्म का कोई तापकारी मादा हवा में नहीं गया। IAEA द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस बमबारी के बाद किसी भी साइट से किसी किस्म का न्यूक्लियर मटेरियल हवा में नहीं गया। तो कैसे कामयाब ये हमले थे जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियर मवाद हवा में नहीं गया? इट मीन्स न्यूक्लियर मवाद वहां से पहले ही ट्रांसपोर्ट किया जा चुका था, वरना इन हमलों के बाद वहां से बड़ी मिकदार में न्यूक्लियर तापकारी मादा निकलता। 1 घंटे के अंदर अंदर 5 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को खून की उल्टियां, वॉमिटिंग और इस तरह के दीगर सिम्टम्स आते। उसके बाद चंद घंटों के अंदर 20 किलोमीटर, और अब तक जब इस सारे सिनेरियो को तकरीबन कोई 12 घंटे हो चुके हैं इन हमलों को, ये चीज़ मिडल ईस्ट तक पहुंच चुकी होती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि ईरान ने इन हमलों को पहले प्रिडिक्ट किया हुआ था। उसने अपना तापकारी मादा वहां से किसी और सेफ प्लेस पर मुंतकिल कर दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा तापकारी मादा नहीं है। जो तापकारी मादा असल है वो कोई 60% प्योर यूरेनियम है और वो 400 किलोग्राम है। माहिरीन कहते हैं कि ये 400 किलोग्राम जो है 36 कंटेनर्स के अंदर, ऐसे कंटेनर जो तापकारी मादा ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बासानी रख के 2 से 3 दिन पहले ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, जब उनकी सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्डो, वहां से ट्रकों की लाइनें जाती देखी गई थी। अब अमेरिका ने हमाकत करके इस जंग के अंदर कदम रखे। न जाने नेतन्याहू ने किस तरह ब्लैकमेल किया। कोई ट्रंप की वीडियोस कहा जाता है इसराइली मुसाद के पास हैं, जो इसने जवानी में बुरी हरकत व सकनात कर रखी हैं, उसको बेस बनाकर अमेरिका में पूरा शोर मचा हुआ है। और पूरा स्कैंडल आज से 2-3 साल पहले था, जिसके अंदर बताया गया था कि एक अमेरिकी शख्स था जिसका नाम था एप्स्टन, जो कि बड़े बड़े अमेरिकी हुक्मरानों को और पॉलिसीज मेकर को पार्टीज में बुलाता था। वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ, छोटी उम्र की बच्चियों के साथ उनकी वीडियोस बनाता था और फिर मुसाद को देता था। मुसाद आज तक उन्हीं के ज़रिए इन लोगों को ब्लैकमेल करती आई है। वैसे पाकिस्तान में भी ये काम होता रहा है। आपको पता है वो अहम शख्सियत जो इस काम में ये तूला रखती हैं, अब किस अहम मिनिस्ट्री पे बैठी हुई हैं। वापस चलते हैं ईरान की जानब। अब ईरान के ऊपर होने वाले इन हमलों में वैसे कोई असर नहीं आया, लेकिन ईरान ने कहा जी कि अमेरिका ने हमारी हर रेड लाइन अबूर की है। फौरी तौर पर ईरान ने इसराइल को टारगेट बनाया है। 40 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर फायर किए गए हैं। 10 मुकामात को, जिसमें तल अवीव शामिल है, हैफा शामिल है, टारगेट बनाया गया है। और इसराइल के नज़दीक अब तक 45 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। अमवात इसराइल नहीं बता रहा। जहाँ 45 लोग ज़ख्मी हों, कुछ 4-5 लोग तो वहाँ पर लुक्म अजल बने होते हैं ना। 400 ज़्यादा मुकामात के ऊपर वहाँ सायरन बज रहे हैं। वहाँ पर जो बंकर्स हैं उनके अंदर सिवाय यहूदियों को किसी और के दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मसलन चाइनीज़ सिटीज़न जो काम करते हैं यरूशलेम के अंदर, जो इसराइल के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमें बंकर में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। इंडियंस को इजाज़त नहीं मिली, बाकी लोगों को नहीं मिली, क्योंकि बंकर्स इतने ओवरलोडेड हैं। और ईरान ने एक काम बिल्कुल ठीक किया है कि उसने वहाँ हिट किया है जहाँ पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब ईरान अगर डायरेक्ट अमेरिका के बहरी बेड़ों पर हमला कर देता है, उनके मिडिल ईस्ट में मौजूद बेसिस पे हमला करता है, तो वो मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ हमला शुरू कर देंगे। मसलन अगर कतर है, अगर UAE है, अगर सऊदी है, तो ईरान की उनसे जंग शुरू हो जाएगी। तो इसका बेहतर हल ये है कि इसराइल को टारगेट करें। उससे फ़ायदा ईरान को ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जो अपोजिशन थी वो इसके ख़िलाफ़ शोर मचा रही है। लोग मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सड़कों पे निकले हैं और गो ट्रंप गो के नारे भी लग गए हैं सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही। फरवरी में ट्रंप ने प्रेसिडेंसी ली और अब उसके खिलाफ इतने अहम नारे भी लग गए हैं। क्यों? ट्रंप जो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहलाना पसंद करता था और पाकिस्तान को कहलवा कर उसने नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करवा लिया था, अब वो नोबेल पीस अवार्ड तो ना मिला,
उसने जब बमबारी कर दी तो इसके मुकाबले में ईरान ने पहला रिटेलिएट कर दिया है। बाकी ईरान रात के टाइम पे करेगा। अब पूरी रात इसराइल के लिए मौत का सामान होगा। अच्छा, इसराइल की मौत बेशक कम हो रही है, लेकिन इसराइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, जो इसराइल के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पर ड्रोन्स बना करते थे, जहाँ पर मिसाइलों पर रिसर्च हुआ करती थी, जहाँ पर मुख्तलिफ असलहे पर रिसर्च होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान सारे चुन चुन के तबाह कर रहा है। अब वो बिल्डिंग्स नहीं है सिर्फ, उनके अंदर बहुत कीमती कंप्यूटर्स लगे हैं, बहुत कीमती मटेरियल्स हैं, बहुत महंगी मशीनरी है, बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे सैंपल्स वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं जिनको बनने में कई कई महीने और साल लगते हैं। वो सारा का सारा जो निज़ाम था वो टूट फूट का शिकार है। अगर ईरान पीछे जा रहा है तो इसराइल उससे कई गुना ज़्यादा पीछे जा रहा है। और फिर इसराइल में आकर बसने वाले लोगों को ये श्योरिटी दी गई थी कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो तहफ़्फ़ुज़ तो उन्हें टूटता हुआ देख लिया। इसराइल का हर शहर, खा वो उनका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, खा उनका साबिक दारुल हुकूमत तल अवीव हो, पोर्ट सिटी हाइफा हो, या कोई भी बड़ा आम शहर हो, वो ईरानी मिसाइलों के वार से नहीं बच सका। यही वजह है कि लोग रिश्वतें देकर, मुंह मांगे पैसे देकर इसराइल से भाग रहे हैं। और कैसी बात है कि गज़ा में बसने वाले वो शेर दिल फ़लस्तीनी जिन पर गुज़िश्ता 2 साल से बमबारी हो रही है, अपने ख़ानदान के सारे लोग मरवा दिए, अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जा रहे। ये फ़र्क होता है ज़मीन के वारसों में और ज़मीन पर काबिज़ीन में। वारस बैठे हुए हैं, एक नुक्कर में लगे हुए हैं गज़ा के अंदर, खाने को कुछ नहीं है, पीने को नहीं है, अद्वियात नहीं है, छत नहीं है, लेकिन डटे हुए हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट के ज़ेरे साया चलने वाले इसराइल के ऊपर अब तक 500 के करीब मिसाइल गिरे हैं और उनकी आबादी आधी से ज़्यादा भागने के लिए तैयार बैठी है अगर एयरपोर्ट्स खुल जाए तो। अब ईरान इसराइली एयरपोर्ट्स को तबाह कर रहा है, उनकी पोर्ट्स को तबाह कर रहा है, उनका कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपकी पोर्ट तबाह होगी तो एक दिन में तो रिपेयर नहीं होगी, 6 महीने साल लेगी। आपका एयरपोर्ट तबाह हो जाएगा, फौरी तौर पे ऑपरेशनल नहीं होगा। और फिर आपकी एयरफोर्स कहाँ से ऑपरेट करेगी अगर आपकी मिलिट्री जो एयरपोर्ट्स को भी तबाह कर दिए जाए। तो ये सिचुएशन अगर ईरान के लिए आइडियल नहीं है तो इसराइल के लिए भी वर्स्ट हो चुकी है। और हम ये देख रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि वो फौरी तौर पर मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को में उनकी सदर पुतिन से मुलाकात होगी और मॉस्को से ये भी खबरें आई हैं कि दुनिया के कई ममालिक ईरान को बना बनाया एटम बम देना चाहते हैं ताकि ये जो इसराइल और ईरान की बार बार की झड़प है वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए।